अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। आज इंशाल्लाह हमने अपनी फ़र्स्ट हब को डिस्कस करना है, उसकी डिटेल्स में जाना है, उसकी कंपाउंड फार्मूलेशन सिंगल फार्मूलेशंस को पढ़ना है एंड उसकी डिटेल्स को आज हमने डीपली पढ़ना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हब जो है हमारी किचन में वो जिंजर है। जिंजर जो है वो बहुत ही कॉमन हर्ब है, मतलब खाने में, घर में, हर खाने में इस्तेमाल होती है। चाहे वो कह लें कि मिडल ईस्ट का हो, चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया का हो, चाहे वो यूरोप का हो या चाहे अमेरिका का हो, हर खाने में जिंजर जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है खाने में, उसमें अरोमा ऐड करने के लिए, उसमें फ्लेवर ऐड करने के लिए। तो इसको बारी बारी डिस्कस करते हैं। इसका नेम के ऊपर हम थोड़ा स्टडी करते हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है, उसके बाद इसका टेम्परामेंट और बाकी सारी चीज़ों को हम डिस्कवर करते हैं। जो जिंजर है ये दरअसल मेन इसकी जो ओरिजिन है, ये कहाँ से ये निकला है, ये बेसिकली जो हमारे पास वियतनाम है, वियतनाम और बर्मा, उस वाली साइड से इसकी मेन ओरिजिन हुई है, वहाँ से ये मेन निकला है और वहाँ पे ही ये ज़्यादा कल्टीवेट होता था। एंड वहाँ से फिर इसकी तिजारत हुई, तिजारत होके ये इंडिया में आया एंड इंडिया से फिर चाइना में भी इसकी तिजारत हुई एंड फिर वहाँ से ये इंडिया से तिजारत के थ्रू वो गया अफ्रीका में एंड अफ्रीका से फिर पूरे कह लें कि कॉन्टिनेंट में इसकी एक कह लें कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती रही। तो इसीलिए इसका जो नेम हमें मिलता है ओरिजिनल, जो इसका ओरिजिन है, जो इसका नेम जिससे स्टार्ट होता है वो संस्कृत से मिलता है। इसको सिंगावर पहले कहा जाता था। सिंगावर से फिर इसका नेम जब डिफरेंट इलाकों में गया, वहाँ से फिर उसका नेम जो है सिंगावर से जिंजाबर बन गया, जिंजाबर से फिर नेम जो है चेंज होते रहते, जिंजाबर से जिंजर बन गया और जिंजर फिर हम आज जो हम अपना नेम पढ़ते हैं वो इसी नेम का कह लें कि मिस प्रोनाउंसिएशन है। अगर इसकी बात करें हम उर्दू में इसको क्या कहा जाता है, उर्दू में इसको अदरक कहा जाता है और वैसे इसको सुंड भी कहा जाता है, सुंडी या सुंड भी कहा जाता है। अदरक जो है वो हमारे पास कह लें जिंजर को कहा जाता है, सुंड जो है वो ड्राई फॉर्म ऑफ कह लें कि अदरक उसको कहा जाता है, कि बिल्कुल ड्राइड फॉर्म हो उसको हम सुंड बोलते हैं। इसका जो बोटोनिकल नेम है वो जिंजिबेर ऑफिशिनैलिस है और ये जिंजिबेरिएशिया जो फैमिली है उससे ताल्लुक़ रखता है ये हर्ब। अगर इसकी वैसे ब्रीफ हिस्ट्री तो हमने पढ़ ली है कि यहाँ से कहाँ से ओरिजिनेट होता है। मेन इसके ओरिजिन वियतनाम और बर्मा से है, वहाँ से ये ओरिजिनेट होता है एंड फिर ये तिजारत के थ्रू इंडिया एंड चाइना में आया। वहाँ से क्योंकि इंडिया और चाइना जो है वो एक बड़े हब थे तिजारती, तो वहाँ से जितने भी तिजारती काफले और शिप्स वगैरह आते थे वो फिर अपने सिटीज़ में जाकर इसको आगे फैलाते थे इस हब को। अब इस हर्ब को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है हमारे किचन में और इसको क्यों इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ये इसके कह लें कि प्रॉपर्टीज़ की वजह से। जिंजर जो है वो ट्रेडिशनली ही इस्तेमाल जो किया जाता था वो ब्लोटिंग के लिए किया जाता था और खाने को डाइजेस्ट करने के लिए किया जाता था। सबसे पहला इसका मेन यूज़ यही है कि जो बादशाह हैं, जो अमीर लोग हैं, वो क्योंकि खाना ज़्यादा कंज्यूम करते थे और जो इलीट क्लास हैं वो खाना ज़्यादा कंज्यूम करते थे, तो उनको ब्लोटिंग हो जाती थी और वो मूवमेंट भी कम करते थे, इसीलिए उनको ब्लोटिंग और इंडाइजेशन के इश्यूज रहते थे। तो जो गार्लिक है वो उनकी इंडाइजेशन को ट्रीट करता था, वो उनकी ब्लोटिंग को ट्रीट करता था, इसीलिए जो शाही ख़ानदान है वो जिंजर का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। और अगर हम हिस्ट्री में पढ़ें तो जिंजर जो था वो एक महंगी हर्ब थी, एक्सपेंसिव हर्ब थी, जो शाही ख़ानदान जो थे, शाही लोग थे, वो इस्तेमाल करते थे अपनी ब्लोटिंग एंड अपनी इंडाइजेशन को ट्रीट करने के लिए। उसके अलावा जो जिंजर है वो समझ लें कि एक उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ इतनी मतलब पावरफुल थी और उसकी जो इरिटेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो इतनी पावरफुल थी कि इसको सिर्फ डाइजेशन एंड सिर्फ ब्लोटिंग के इश्यूज़ के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाता था, इसको एज एन एफ्रोडाइजिक भी इस्तेमाल किया जाता था। इसको डिफरेंट चीज़ों के साथ इनकॉर्पोरेट करके एक पैशन इन्हेंसर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था, ताकि एक जो
सेक्सुअल पावर है वो इंक्रीज हो सके। तो ये कह लें कि दो मेन रीजंस थी जिस वजह से इस हर्ब को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है और इसको ज़्यादा खानों में भी इस्तेमाल किया जाता है। खानों में भी इसको कह लें कि कुक इसलिए किया जाता है कि खाने के अंदर डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज कर देता है, खाने को एक तरह से जल्दी हजम होने वाला बना देता है। इवन कि इसके साथ मैं एक स्टोरी भी पढ़ रहा था कि पुराने ज़मानों में एक कहानी थी कि एक मतलब दरिया मतलब एक बस्ती थी, वहाँ से एक दरिया बहता था। तो उस बस्ती से जब दरिया बहता था तो उस बस्ती वाले लोग जो थे वो उस पानी से मुस्तफ़ीद होते थे, उस पानी से अपने माल मवेशियों को पानी पिलाते थे। तो किसी जंगजू ने क्या किया, उस पानी के अंदर जहरीले मवाद डाल दिए ताकि उससे फिर जो बस्ती वाले लोग हैं वो पानी पिएं और वो जहर से ही मर जाएं ताकि वो उस इलाके पे फतह कर ले। तो जो इलाके में लोग रहते थे, जो बस्ती में लोग रहते थे, उनको इस बारे में नहीं था पता कि इस पानी के अंदर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस उन्होंने किया हुआ है, इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है, जो उनके मुखालफिन हैं उन्होंने। और वो उसी पानी से अपने जो वेजिटेबल्स हैं उनको धोते थे, अपने माल मवेशियों को पानी पिलाते थे। मगर उनको ऐसा उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी होती, या कोई उनको मसला नहीं था होता उससे, उस टॉक्सिन से। वो इस वजह से था क्योंकि वो उसके अंदर अपनी जो हर्ब्स हैं उनको धोते थे, और उन हर्ब्स में से मेन जो सबसे कॉमन हर्ब थी वो जिंजर थी, कि जब वो उसको उसके अंदर धोते थे तो वो पानी के अंदर जो एक टॉक्सिक क्वालिटी थी या उसकी एक टॉक्सिक नेचर था वो ट्रीट हो जाता था, और फिर वही पानी वो कंज्यूम करते थे, उस पानी से उनको कोई इतना फ़र्क नहीं था पड़ता। तो ये हर्ब इतनी पावरफुल है और इतनी कह लें कि एक्सपेंसिव थी इन पास्ट। ये तो था इसका ओरिजिन और बिल्कुल ब्रीफ सी हिस्ट्री कि किस तरह इसका कह लें कि आगाज़ हुआ और कहाँ से किस तरह इसकी इम्पोर्टेंस जो थी फिर वर्ल्ड में एक बनी, और किस तरह इसको किचन में इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब इसके टेम्परामेंटल इफेक्ट्स पे आते हैं। जिंजर को अगर ओवरऑल देखें, मतलब इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देखें, इसके ओवरऑल नेचर को देखें, इसके टेस्ट को देखें, इसके ओडोर को देखें, इसके कलर को देखें, इसके स्ट्रक्चर को देखें, इसके अंदर मौजूद जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको देखें, तो इसका जो टेम्परामेंट बनता है वो हॉट एंड वेट बनता है। वैसे इसकी जो एक्टिविटी जो कह लें कि एक्शंस हैं, स्पेसिफिक एक्शंस हैं, अगर उसको मद्देनज़र रखा जाए तो इसका टेम्परामेंट बनता है हॉट एंड ड्राई। मतलब कि ये लिवर को स्टिमुलेट करती है, ये डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, ये सारे कह लें सफरा को इंक्रीज करवाते हैं। मगर हॉट एंड वेट इसीलिए इसका टेम्परामेंट है क्योंकि ये जो जिंजर है ये ऐसी हर्ब है जो हीट को प्रोड्यूस भी करवाती है और हीट को बॉडी से एक्सक्रीट आउट भी करवाती है। इसके दोनों ही फंक्शंस हैं, बॉडी में हीट इंट्रोड्यूस भी करवाना और बॉडी में हीट को बाहर एक्सक्रीट आउट भी करना। तो जौन सी भी हर्ब जो एट अ टाइम हीट भी इंक्रीज कर रही होती है और हीट को बॉडी से रिमूव भी कर रही होती है, वो हमारे पास होती है एपिथेलियल टिश्यूज को वो स्टिमुलेट करती है, और साथ में जो नर्वस टिश्यूज हैं उनको वो सप्रेस करती हैं, उनको काम करती है। मतलब अगर हम इसको उसमें देखें, जो हमारे पास 3 ऑर्गन सिस्टम था, तो 3 ऑर्गन सिस्टम में ये हमारे पास जो हीटनेस है बॉडी में वो इंक्रीज करवा रही होती है, और साथ में जो नर्वस सिस्टम है उसको सप्रेस करवा रही होती है। तो इस तरह ये हमारे पास ये अफेक्ट प्रोड्यूस करवा रही होती है, और ये 5वें नंबर तहरीक में आती है अगर हम उसको उस हिसाब से पढ़ें, जिसमें हमने पढ़ा था 6 तहरीकें होती हैं टोटल। 6 हमारे पास कह लें कि टोटल उसकी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं लॉ ऑफ ऑर्गेनोपैथी में, उसमें ये 5th पॉसिबिलिटी में आता है कि जब हीट इंक्रीज होती है तो हीट इंक्रीज होने के साथ साथ अफेक्ट जो है हमारे मतलब कि एपिथेलियल टिश्यूज़ को रिलेट किया जाता है ना हीट के साथ। तो एपिथेलियल टिश्यूज़ जब स्टिमुलेट होते हैं तो वो स्टिमुलेट होने के साथ अपने साथ नर्वस सिस्टम को भी सप्रेस कर सकते हैं, या फिर जो मस्कुलर सिस्टम है उसको भी सप्रेस कर सकते हैं। तो जो हमारे पास जिंजर है ये एपिथेलियल टिश्यूज सेल्स को स्टिमुलेट करता है, और साथ में नर्वस टिश्यूज हैं उनको काम करता है, उनको सप्रेस करता है, जिसकी वजह से हमें इसका जो अफेक्ट मिल रहा होता है वो हॉट एंड वेट मिल रहा होता है, और बॉडी में ये सफरा को इंक्रीज भी कर रहा होता है और साथ में इसको एक्सक्रीट आउट भी कर रहा होता है। ये है इसके मेन फंक्शंस। उसके अलावा इसका टेम्परामेंट क्योंकि हॉट है, और जो भी चीज़ हॉट इन नेचर होती है वो क्या करती है, जो फ्लैगम है हमारा जो बलगम है
उसको रिड्यूस करती है, उसको मूवेबल बनाती है। इसीलिए जो फ्लैगमेटिक डिसऑर्डर्स हैं या हमारे पास जो ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिनमें हमारे पास फ्लैगम बिल्कुल थिक हो जाती है, उसके अंदर हम फ्लैगम को बाहर निकालने के लिए इस हर्ब का इस्तेमाल करते हैं, जिंजर को इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह आपको ज़ुकाम वगैरह हो जाता है उसमें जिंजर का कावा पिलाते हैं, तो उसमें इसलिए पिलाते हैं क्योंकि इसके अंदर एक एक्सपेक्ट्रेंट फंक्शन है। ये फ्लैगम को रिड्यूस करता है, फ्लैगम को मूवेबल बनाता है, और उससे फ्लैगम खारिज होता है और फ्लैगम रिड्यूस होता है। उसके अलावा ये बॉडी की इनेट हीट को इंक्रीज करता है, ये बॉडी के अंदर सफरा को इंक्रीज करता है, बॉडी को स्टिमुलेट करता है, जिससे बॉडी खुद हीट प्रोड्यूस करती है, और वो हीट जो है फिर बॉडी के अंदर चीज़ों को मूव करवाता है, और इसी इसी से फिर हमारे बॉडी टेम्परेचर भी राइज करता है, और फिर हमारा जो फ्लैगम होता है वो भी मूव करता है। ये है इसके टेम्परामेंट और इसका मेन फंक्शन, टेम्परामेंटल फंक्शन। अगर स्पेसिफिक एक्शन देखा जाए तो हमने पीछे इसको थोड़ा डिस्कस कर लिया है कि स्पेसिफिक एक्शन में मेन क्या एक्शन है जिंजर का, कि जो स्पेसिफिक एक्शन है वो इसका एक तो सबसे पहला एक्शन है वो डाइजेस्टिव है, कि डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। एफ्रोडाइजिक है, बॉडी की इनेट हीट है उसको इंक्रीज करता है। एक्सपेक्टोरेंट है कि जब हीट इंक्रीज हो जाएगी उसके साथ साथ जो फ्लैगम है उसको मूवेबल बनाता है, और जब फ्लैगम मूवेबल होगी तो फ्लैगम एक्सक्रीट आउट भी होगी। उसके साथ साथ कॉन्स्टिपेशन को भी ये रिलीव करता है कि जब डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज इंक्रीज हो जाएगी, जब ब्लड फ्लो बॉडी में इंक्रीज हो जाएगा, और क्योंकि इसका टेम्परामेंट हॉट एंड वेट है तो ये कॉन्स्टिपेशन में हमारे पास रिलीव करता है कॉन्स्टिपेशन को, कह लें कि एक रिलीविंग इफेक्ट इसका में होता है। उसके अलावा ये पेन में भी इस्तेमाल होता है, डिकॉक्शन इसका बनाया जाता है मेंस्ट्रुअल पेन में भी, और इवन के जो हर्बल पेन की मेडिसिन है ना, हर्बल पेन किलर्स हैं जो कह लें कि नुस्खा जाते हैं पेन किलर्स के, उसमें जिंजर का और गार्लिक का ख़ास तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इनके अंदर पेन रिलीविंग प्रॉपर्टीज़ भी हैं, और ख़ास तौर पे मेंस्ट्रुअल पेन के अंदर ये हर्ब जो है वो इस्तेमाल होती है। अगर आप मेंस्ट्रुअल पेन की टेम्परामेंटल कॉज देखें ना, तो ये कॉज होती है हॉट एंड ड्राई नेचर की वजह से, कि जब बॉडी में हॉटनेस एंड ड्राइनेस इंक्रीज हो जाती है तब हमारी बॉडी में कह लें कि मिनिस्ट्रल पेन होता है और इरेगुलर पीरियड्स होते हैं। तो उसको ट्रीट करने के लिए जिंजर का कावा पिलाया जाता है, क्योंकि जिंजर का कावा जो है वो हॉट एंड वेट है, इससे अगली तहरीक ही है, मतलब हॉट एंड ड्राई चौथी तहरीक है, और पांचवी तहरीक जो है वो हमारे पास हॉट एंड वेट है। तो ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, उससे अगली तहरीक वाली हम मेडिकेशन देते हैं। तो अगर एक पेशेंट का टेम्परामेंट हॉट एंड ड्राई है तो हम उसको हॉट एंड ड्राई वाली हर्ब्स नहीं देंगे, हॉट एंड ड्राई वाली मेडिकेशन नहीं देंगे, हम उसको हॉट एंड वेट वाली मेडिकेशन देंगे, ताकि उसका जो सेकेंडरी टेम्परामेंट है वो ट्रीट हो सके, कि ड्राइनेस को हमने वेटनेस से ट्रीट कर दिया। तो इसीलिए इसमें हम जिंजर जो है उसका कावा पिलाते हैं, और वो मिनिस्ट्रल पेन में काफ़ी हेल्पफुल होता है। और फॉर्मुलेशंस भी हम ऐसी देते हैं जिसके अंदर जिंजर हो, जिंजर भी जब हम इंटरनली कंज्यूम करते हैं तो जो इरेगुलर पीरियड्स हैं, मिनिस्ट्रल पेन है, उसको वो ट्रीट करता है। ये इसके स्पेसिफिक एक्शंस हैं। और आइंदा आपसे अगर कोई पूछे कि जिंजर जब आप सोचते हैं आपके दिमाग में क्या आता है, तो ये मेन स्पेसिफिक एक्शंस है जो आपके दिमाग में फ़ौरन आ जाने चाहिए, कि ये इसका मेन एक्शन है और ये इसलिए हम इस्तेमाल करवाते हैं पेशेंट को। नेक्स्ट, अगर हम इसका सिंगल यूज़ देखें तो सिंगल यूज़ में इसको मेनली डिकॉक्शंस में इस्तेमाल किया जाता है, ख़ास तौर पे मेंस्ट्रुअल पेन में, किसी भी तरह की वीकनेस और पेन के अंदर इसको बॉडी में कह लें कि बजरिया डिकॉक्शन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, पेशेंट को भी पिलाया जाता है। इससे क्या होता है कि जो पेशेंट है उसकी बॉडी में हीटनेस इंक्रीज हो जाती है, और जो नेचुरल रिकवरी सिस्टम है वो उसका कह लें कि बूस्ट हो जाता है। जो इनेट उसका हीलिंग सिस्टम है वो उसको मदद ये देता है, उस क्योंकि ये हीट इंक्रीज करता है, और हीलिंग प्रोसेस में कह लें कि जो इनेट हमारा हीलिंग सिस्टम है उसके साथ मिलकर ये हेल्प करता है। इसीलिए हम डिकॉक्शन में जिंजर को डिकॉक्शन फॉर्म में लेते हैं। डिकॉक्शन बनाने का तरीका बहुत सिंपल है, कि आपने एक टुकड़ा अदरक का लेना है, उसके स्मॉल स्लाइसिस कर लेने हैं, क्योंकि जितने स्लाइसिस आप स्मॉल करेंगे
उतना उसका कह लें कि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, और जितना सरफेस एरिया इंक्रीज होगा उतना ज़्यादा पानी उसको टच करेगा, और जितना पानी टच करेगा उतने ज़्यादा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं उसके पानी के अंदर रिलीज होंगे, और वो फिर हम कंज्यूम कर सकते हैं। तो हम उसके स्मॉल पीसेस करके 3 गिलास पानी में उसको डाल देंगे। एक टुकड़े को, अदरक का एक टुकड़ा, उसके स्मॉल स्लाइसेस करके 3 गिलास पानी में उसको डाल देना है, एंड उसको हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देना है। उसको इतना पकाना है कि उसका जो वाटर है वो 2 गिलास उसका उड़ जाए और 1 गिलास पीछे बच जाए। जब 1 गिलास पानी पीछे बच जाएगा, आपने उसको स्ट्रेन कर लेना है, और वो आपका हर्बल डिकॉक्शन हो गया है। अब इस हर्बल डिकॉक्शन को आपने और इसकी पावर को इन्हेंस करने के लिए आप इसमें हनी ऐड कर सकते हैं। हनी जो है वो एक कह लें कि ओवरऑल कोई भी मेडिकेशन अगर आप इस्तेमाल करें ना, तो हनी एक ऐसा कोरिजेंट है या ऐसा मुसले है जो आप हर हर्ब के साथ इस्तेमाल करके उसकी पावर को इंक्रीज कर सकते हैं। कोरिजेंट उसी को कहा जाता है ना जो इसलाह कर देता है, उसकी पावर को इंक्रीज कर देता है। तो हनी को इसके साथ इस्तेमाल किया जाता है, और किसी भी हर्ब के साथ, डिकॉक्शन के साथ इस्तेमाल किया जाता है, ताकि उसकी पावर को इंक्रीज किया जाए, उसकी टेस्ट को इंक्रीज किया जाए, और उसको एक कंज्यूमेबल टेस्ट में बनाया जाए। फर्स्ट तरीका तो ये है। सेकंड है कि उसकी माजून बना ली जाए, कि जो हर्ब है उसका जो जिंजर है, जो हमने पीछे पढ़ा सूंड है, जो ड्राइड जिंजर जिंजर है, उसका कह लें कि एक पाउडर्ड फॉर्म सफ़ूफ बना लें। सफ़ूफ बनाने के बाद, पाउडर बनाने के बाद, उसको हनी के अंदर डाल के उसको मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद उसको आप कंज्यूम कर सकते हैं। कि ये एक और तरीका है, और ये हमारे पास कह लें डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, और ये इंस्टेंटली जो ब्लोटिंग है उसको ट्रीट करता है, क्योंकि जो हनी है वो भी हमारे पास गैस्ट्रिक जूसेस हैं उनको स्टिमुलेट करता है, और जो जिंजर है वो भी यही काम करता है कि एपिथेलियल टिश्यूज जो हैं उनको स्टिमुलेट करता है, एंड एपिथेलियल टिश्यूज को स्टिमुलेट करके वो जल्दी कह लें कि रिस्पॉन्स जनरेट करता है। उसके अलावा एज एन इरिटेंट भी ये इस्तेमाल किया जाता है, कि कुछ ऐसी फॉर्मुलेशंस भी हैं हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन में, कि इसको एज एन इरिटेंट अप्लाई किया जाता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, ताकि कह लें कि वहाँ पर स्टिमुलेशन को इंक्रीज़ किया जाए, ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ किया जाए। और एक जिस तरह एक मिसाल मैं आपको समझा देता हूँ, वैसे ये समझाने के पर्सपेक्टिव से इसको समझाने के सिर्फ नीयत से मैं बोल रहा हूँ कि जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं उनके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, वैसे लोकली अप्लाई किया जाता है। एंड इस वजह से क्या होता है कि वहाँ पर जो एरिया है वहाँ पर ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, एंड ब्लड फ्लो इंक्रीज होने की वजह से एक लॉन्जेविटी वाला इफेक्ट मिलता है। इसीलिए एज एन इरिटेंट भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। सिंगुलरली तो नहीं अप्लाई किया जाता, उससे ज़्यादा इरिटेशन हो जाती है। इसको किसी और ऑयल के साथ, किसी कैरियर के साथ अप्लाई किया जाता है, जिससे फिर ये अफेक्ट जो है उसका इंक्रीज हो जाता है। उसके अलावा सप्लीमेंट के तौर पे भी इसको कह लें कि काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। आजकल तो इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, कोई भी बंदा उठेगा, गार्लिक पकड़ेगा, जिंजर जिंजर पकड़ेगा, 2-3 और हर्ब्स पकड़ के उसको मिक्स करके, तो उसका आपको पास सप्लीमेंट या उसका आपको एक शेक बना के दे देगा कि ये आप पिए, इससे आपकी एक्नी दूर हो जाएगी, पिंपल्स दूर हो जाएंगी। तो वैसे अगर ट्रेडिशनली या यूनानी मेडिसिन के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वाकई इसको एज ए सप्लीमेंट इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके अलावा क्योंकि आजकल जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसमें ज़्यादातर हमारा जो टेम्परामेंट रहता है वो सौदावी रहता है, वो ड्राई रहता है। तो ड्राई टेम्परामेंट को किस तरह हील किया जाता है, किस तरह ट्रीट किया जाता है? हॉट टेम्परामेंट से, हॉट हर्ब्स से। उसके अलावा जो सर्दियाँ हैं उसमें भी हम हॉट चीज़ें खाते हैं, हम गर्म चीज़ें खाते हैं, ताकि हम अपनी बॉडी को, उसके टेम्परेचर को मेंटेन कर सकें। इसीलिए हम इसको एज अ सप्लीमेंट सर्दियों में खा सकते हैं। उसके अलावा अगर हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन है, हमें डाइजेस्टिव इश्यूज रहते हैं, तो इसको हम एज अ सप्लीमेंट कंज्यूम कर सकते हैं। एज अ सप्लीमेंट इसको कैसे कंज्यूम करेंगे? इसका पाउडर बना लेंगे, पाउडर बना के, मतलब सफ़ूफ पाउडर बना के, इसको 500 mg कैप्सूल्स में हम दिन में 2 दफ़ा खाने के बाद कंज्यूम कर सकते हैं एज अ सप्लीमेंट। तो सिंगुलरली इस तरह इसको इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम कंपाउंड यूजेस में देखें तो सबसे
पहले तो इसका डिकॉक्शन बनाया जाता है। ये एक बड़ा मशहूर कह लें डिकॉक्शन है, एंटी इन्फ्लेमेटरी डिकॉक्शन, कि एक टुकड़ा अदरक का लिया जाता है, उसको इसी तरह काटा जाता है जिस तरह मैंने आपको पीछे बताया, इसके स्मॉल स्लाइसिस करेंगे। उसके साथ जो हमारे पास सौंफ है, सौंफ को उसके साथ लेंगे, 1 चम्मच सौंफ और एक टुकड़ा अदरक का, इनको पानी में डालेंगे, 3 गिलास पानी में। उसके अलावा लो हीट पे उस डिकॉक्शन को हम कुक करेंगे, उतना कुक करेंगे कि 2 गिलास पानी उड़ जाए और पीछे 1 गिलास पानी रह जाए। उसको फिर स्ट्रेन करेंगे एंड फिर लेमन के साथ और जो हमारे पास शहद है उसके साथ उसको मिला के कंज्यूम करेंगे। ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी डिकॉक्शन है और ये हम अपने पेशेंट्स को देते हैं नुज़ज के तौर पे, कि मेडिसिन से पहले एक थेरेपी होती है जिसको नुज़ज बोलते हैं। नुज़ज में क्या होता है कि हम उसको स्पेसिफिक दिनों तक कुछ कावा पिलाते हैं या कुछ फॉर्मुलेशन देते हैं जो उसकी बॉडी में जो जमा हुआ मैटर है उसको एक्सक्रीट आउट करता है। उसको हम कह लें कि फिर ये वाला डिकॉक्शन पिलाते हैं, ये नुज़ज पिलाते हैं, जिससे फिर उसकी बॉडी में जो टॉक्सिन्स हैं, जमे हुए टॉक्सिन्स हैं, वो रिलीज होते हैं। एंड फिर जब वो टॉक्सिन्स रिलीज हो जाते हैं, जब बॉडी बिल्कुल एक कह लें कि उसकी अब्जॉर्प्शन पावर इंक्रीज हो जाती है, वो जो मेडिसिन है उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से अब्जॉर्व कर पाती है, तब हम अपनी जो फॉर्मुलेशन है मेडिसिन है उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं पेशेंट में और वो फिर ठीक होता है। तो इसीलिए कह लें कि ये जो डिकॉक्शन है, ये इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन इस वजह से स्ट्रांग है क्योंकि इसमें बादियान है, इसमें जिंजर है, उसके साथ इसमें लेमन है। तीनों के एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शंस बहुत स्ट्रांग है। उसके अलावा ये हमारी कह लें कि बॉडी है उसकी हीट को भी इंक्रीज करते हैं। तो ये एक इनका एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन होता है, इसीलिए हम इस डिकॉक्शन को इस्तेमाल करवाते हैं जो ड्राई पेशेंट्स होते हैं, जो सोदावी पेशेंट्स होते हैं उनमें। ये कह लें कि हमारे पास एक इसका यूज़ है कि इसको डिकॉक्शन के फॉर्म में इस्तेमाल करवाया जाता है। जो जिंजर है ना, इसके ओवरऑल अगर हम देखें इसके बहुत सारे यूजेस हैं। मेन मैंने आपको बता दिए इसके कौन कौन सी चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज़ हैं तो इसको चूरन में इस्तेमाल किया जाता है। इसको जो कहते हैं ना फक्कियाँ मिलती हैं, डाइजेस्टिव फक्कियाँ मिलती हैं, उनमें इस्तेमाल किया जाता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है ये। उसके अलावा इसका पाउडर फॉर्म में भी अगर अगर हम जाए ना पिज़्ज़ा खाने जाएं कहीं पे, तो वहाँ पे भी उन्होंने साइड पर रखा होता है, जिंजर का पाउडर रखा होता है। तो वो इसलिए रखा होता है क्योंकि ये डाइजेशन को इम्प्रूव कर देता है, वो हम जब खाने में डालते हैं तो वो डाइजेशन इम्प्रूव हो जाती है। जो पिज़्ज़ा खा रहे हैं, जो हम अब पिज़्ज़ा खा के अपने पेट को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो उससे वो पेट जो है वो इतना डिस्टर्ब नहीं होता अगर हम उसके साथ खाएं। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि इसके डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके अलावा क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, ये एक एफ्रोडाइजिक है, ये बॉडी की इनेट हीट को स्टिमुलेट करता है, ये कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करता है। तो आगे जितनी भी हम फॉर्मुलेशंस कंपाउंड फॉर्मुलेशंस पढ़ेंगे वो ज़्यादातर इसी फंक्शन से रिलेटेड ही होंगी, कि वो बॉडी की हीट को इंक्रीज कर रही होंगी या बॉडी की डाइजेशन को इंक्रीज कर रही होंगी, एक्सक्रीशन को इंक्रीज कर रही होंगी, या उसको इसी तरह इसी कह लें कि यूज़ में इस्तेमाल किया जा रहा होगा। सेकंड जो फॉर्मुलेशन है वो हम इस्तेमाल करते हैं ऐसे पेशेंट्स में जिनकी लीवर की हीट इंक्रीज करनी हो, और ये बहुत कह लें कि एक ज़रूरी अमल होता है ऐसे पेशेंट्स में जो ज़्यादा कह लें कि सौदावी पेशेंट्स होते हैं। कि सौदावी पेशेंट्स जो हैं उनमें लिवर हाइपो एक्टिव होता है, लिवर और एपिथेलियल जो टिश्यूज़ हैं वो हाइपो एक्टिव होते हैं, उनकी सिक्रीशंस कम होती हैं, तो लिवर को स्टिमुलेट किया जाता है। लिवर जो है वो जब स्टिमुलेट होता है उनकी बॉडी में फिर दोबारा वो जान आ जाती है, फिर दोबारा वो मूवमेंट में आने लग पड़ते हैं। तो इसको लिवर की हीट इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको मतलब जिस तरह इनकॉर्पोरेट किया जाता है दूसरे हर्ब्स के साथ, वो मैं आपको पूरी फॉर्मुलेशन बता देता हूँ। ये हमारे क्लिनिक में फॉर्मुलेशन है, उसका नेम है जिन क्योर, उसके फॉर्म में इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो हर्ब्स हम डालते हैं वो सबसे पहले हिराकस है, हिराकस के साथ जंजबील है, जंजबील के साथ हम ऐड करते हैं गंधक। इन तीनों का हम पाउडर बनाते हैं, पाउडर बना के पेशेंट को 500 mg 2 टाइम्स देते हैं आफ्टर मील। उससे क्या होता है, उसकी बॉडी की जो इनेट जो लिवर की हीट है वो स्टिमुलेट होती है और उससे जो पेशेंट है वो एक्टिव होता है। वो कह लें कि जो ड्राइनेस के उसके अंदर सिम्टम्स हैं वो चले जाते हैं, और ये हम कह लें कि डाइजेस्टिव इश्यूज़ में और डिप्रेशन में कह लें कि इस्तेमाल करवा रहे होते हैं पेशेंट को जिन क्योर। उसके अलावा
जो सेकंड है इसकी जो क्वांटिटी है वो भी लिख लें। 60 ग्राम्स हमारे पास जिंजर है, 40 ग्राम्स हमारे पास हिराकस है, और 120 ग्राम्स गंधक है। अच्छा, अब ये जो गंधक है ना, ये हमारे पास टॉक्सिक इन नेचर है, बिल्कुल टॉक्सिक है। गंधक सल्फर को कहते हैं, और सल्फर हम इस फॉर्मुलेशन में इस्तेमाल करवा रहे हैं, और ये बिल्कुल कह लें प्योरीफाइड फॉर्म हम इस्तेमाल करवाते हैं इसकी। इसका प्योरीफिकेशन का पूरा एक प्रोसेस होता है हर्बल मेडिसिन में, कि जो सल्फर है उसको किस तरह प्यूरिफाई किया जाता है और फिर किस तरह उसको फॉर्मुलेशंस में इस्तेमाल किया जाता है ताकि उसका टॉक्सिक इफेक्ट ना मिले। तो ये एक कह लें कि टाइप होती है मेडिसिन की। कुछ हर्ब्स, कुछ मेडिसिन इतनी टॉक्सिक होती हैं कि आप उसको कंज्यूम नहीं कर सकते। उसको आपने प्यूरिफाई करना होता है। उसको आपने एक हर्ब के साथ कह लें कि उसकी इस्लाह करनी होती है। उसको इस तरह उसकी फॉर्मुलेशन बनानी होती है कि उसका जो टॉक्सिक इफेक्ट है वो दूसरा हर्ब जो है कैंसल आउट कर दे, और तब आप उसको फॉर्मुलेशंस में इस्तेमाल करवाते हैं। तो इस फॉर्मुलेशन में जो जिंक क्योर की फॉर्मुलेशन मैंने आपको लिखवाई है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, जो गंधक है उसका प्योरीफाइड फॉर्म ले रहे हैं, और उसके जो टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं वो हमने पहले ही नलीफाई करवा दिए। वो जो पूरा एक इसका प्रोसेस होता है सल्फर का, कि इसको कुक करते हैं, फिर उसको बिल्कुल फाइन पाउडर में करते हैं, फिर इसको हर्ब्स के साथ इनकॉर्पोरेट करते हैं, उससे इसका इफेक्ट जो है टॉक्सिक वजाइल हो जाता है। उसके साथ फिर हमने इसको लीवर को स्टिमुलेट करने के लिए हमने हिराकस एंड जंजबील डाला, जिससे ये हमारे पास एक लीवर स्टिमुलेंट और एक हीट इंक्रीज करने वाली मेडिसिन बन गई। ये हमारे पास एक टाइप है। दूसरी हम मेडिसिन जो कंपाउंड फॉर्मुलेशंस में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन को इम्प्रूव करने के लिए करते हैं, और ये भी हमारे क्लिनिक में ही फॉर्मुलेशन है। इसका नेम है जिरवैक्स। ये हम करवाते हैं एक्सक्रीशन को इम्प्रूव करने के लिए, और ये हम कह लें कि मोस्टली जो पेशेंट्स हैं उनको यही मेडिसिन हम दे रहे होते हैं, और जिसको भी एक्सक्रीशन का मसला आ रहा होता है, इवन कि अगर उसको वेट लॉस भी करना होता है तो वेट लॉस के अंदर भी हम यही मेडिसिन उसको इस्तेमाल करवा रहे होते हैं। इसकी फॉर्मुलेशन में हम जो जंजबील है वो देते हैं, उसके साथ नौशादर है, फिर काली मिर्च है, उसके साथ काली नहीं स्याह मिर्च है, स्याह मिर्च है, उसके साथ हमारे पास सना मक्की है। ये 4 हर्ब्स हैं। ये 4 हर्ब्स हम उसका कह लें बिल्कुल फाइन पाउडर बना के पेशेंट को कंज्यूम करवाते हैं, और उससे क्या होता है, पेशेंट का जो डाइजेशन है वो इम्प्रूव हो जाता है, उससे उसकी कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो जाती है, उससे उसके जो पाइल्स हैं वो भी ट्रीट हो जाते हैं। पाइल्स में भी जो ड्राई कैटेगरी के होते हैं, जो कह लें कि हमारे पास जो ड्राई वाले होते हैं पाइल्स, उनको ट्रीट कर सकता है ये। उसके अलावा जो हमारे पास ब्लडी पाइल्स हैं उनको भी ये ट्रीट कर सकते हैं ये फॉर्मुलेशन, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास सना मक्की ये कॉन्स्टिपेशन को भी रिलीव करेगा, और ओवरऑल जो है हमारे पास जो गट हेल्थ है उसको भी ये मेंटेन करेगा। तो ये एक फॉर्मुलेशन हम इस्तेमाल करवाते हैं। इसमें भी जो क्वांटिटी है वो हम जंजबील की 60 ग्राम्स रखते हैं, नौशादर की 40 ग्राम्स रखते हैं। जो स्याह मिर्च है उसकी जो क्वांटिटी है वो 10 ग्राम्स रखते हैं, और जो सना मक्की है उसकी 100 ग्राम्स रखते हैं। अब ये ओवरऑल फार्मूलेशन अगर हम देखें, इसके अंदर हमारे पास स्टिमुलेंट भी है, 2 स्टिमुलेंट्स हैं मेन, स्याह मिर्च है और जंजबील है, उसके साथ नौशादर है। ये एक मिनरल हमारे पास उसमें आ जाता है, कैटेगरी में आ जाता है, मिनरल कह लें कि मेडिसिन में आ जाता है। उसके अलावा जो सना मक्की है, सना मक्की एक कह लें कि लेग्जेटिव है, एक लेग्जेटिव कैटेगरी में आ जाता है। तो ये ओवरऑल फार्मूलेशन जो है ये बॉडी की हीट भी इंक्रीज कर रहा है, बॉडी में एक्सक्रीशन का अमल है उसको भी तेज कर रहा है। तो ये हम ऐसे पेशेंट्स में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं जिनको डाइजेशन के एंड जिनको कॉन्स्टिपेशन एंड एक्सक्रीशन के इश्यूज हो रहे होते हैं। उसके अलावा इसको एपिटाइट स्टिमुलेट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जो पुराने बादशाह वगैरह थे वो इसको इस्तेमाल करते थे ताकि जो उन्होंने खाना कंज्यूम किया है उसको वो डाइजेस्ट कर लिया जाए, और उसका जो पेट पर एक असर पड़ता है, पेट पर एक भारीपन पड़ता है, वो कम पड़े। तो इसीलिए इसको एज अ डाइजेस्टिव इस्तेमाल किया जाता था, और एज एन एपिटाइट स्टिमुलेटर इस्तेमाल किया जाता था, कि इसको जब हम खाते थे, इसके साथ आपने जिंजर कंज्यूम किया तो उससे आपका खाना जल्दी हजम हो गया और आपको जल्दी भूख लगती थी। तो इसको इसकी भी हमारे पास एक क्लिनिक में फॉर्मुलेशन है कि एपिटाइट स्टिमुलेटर इसको किस तरह इसमें कन्वर्ट किया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, जो मिंट है, ड्राइड मिंट है,
उसको हम इस्तेमाल करते हैं 120 ग्राम्स, उसके साथ ब्लैक सॉल्ट, ब्लैक पेपर्स। ये सारी आपके पास फॉर्मुलेशन सामने लिखी हुई है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें कितनी ग्राम्स हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और इसका मेन फंक्शन ये होता है कि ये बॉडी के डाइजेस्टिव जो सिस्टम है उसको इम्प्रूव करता है, और इम्प्रूव करने के साथ साथ बॉडी के जो कह लें कि एपिटाइट है उसको स्टिमुलेट करता है। ये बॉडी की हीट को इंक्रीज करता है। मेटाबॉलिज्म जब इंक्रीज होती है, जल्दी मेटाबॉलिज्म होती है, जल्दी डाइजेशन होती है, जल्दी एक्सक्रीशन होती है, तो बॉडी को जो है वो खाने की तलब जल्दी ही पड़ जाती है, जल्दी उसको एनर्जी ज़रूरत होती है, और फिर उसको भूख भी जल्दी लग जाती है। इसीलिए इस फॉर्मुलेशन को इस्तेमाल किया जाता है। हमारे क्लिनिक में भी इसको एज एन एपिटाइट स्टिमुलेटर इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा ये तो थी कह लें कि जो किताबों में मुरक्कबात वगैरह लिखी हुई हैं उनको किस तरह जिंजर किस तरह उसमें इस्तेमाल किया जाता है। अब जो बाज़ार की फॉर्मुलेशंस हैं उनमें अगर हम देखें तो सबसे पहले माजून फ़िलासफ़ा है। अब माजून फ़िलासफ़ा जो है मेन अगर इसका फंक्शन देखें तो ये ब्रेन हमारे पास टॉनिक है। ये यूटीआई इन्फेक्शंस में भी इस्तेमाल होता है, किडनी टॉनिक भी है। ये इसके मेन यूजेस हैं। मगर ये हमारे पास माजून फ़िलासफ़ा में जिंजर भी इस्तेमाल हो रहा है। अब इसको इस्तेमाल होने के दो रीज़न्स हैं कि जो माजून फ़िलासफ़ा है ये वैसे बेसिकली ब्रेन फंक्शंस को इम्प्रूव कर रहा होता है। कहा भी ये जाता है कि हमारे जो फ़लसफ़ियाना थॉट्स हैं उनको इंक्रीज़ करता है, ब्रेन में फ़लसफ़ा लाता है, इसीलिए इसका नाम भी माजून फ़िलासफ़ा है। अब जिंजर को क्यों इस्तेमाल किया जाता है कि जिंजर क्या करता है, डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें, बॉडी की हीट इंक्रीज़ करता है। यही दो प्रॉपर्टीज़ हैं जो पीछे मैंने डिस्कस की हैं। अब जब बॉडी की हीट इंक्रीज़ होगी, जो हमारे पास हमारा ब्रेन है उस तक ब्लड फ्लो ज़्यादा पहुंचेगा, ऑक्सीजनेशन ज़्यादा पहुंचेगी, न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा पहुंचेंगी, तो वहाँ पर कह लें कि ब्रेन फंक्शंस हैं वो इम्प्रूव होंगे। फर्स्टली तो ये है। सेकेंडली मैंने आपको कल पढ़ाया था कि हमारी जो ह्यूमर्स हैं वो उसका पहला डाइजेशन कहाँ पे हो रहा था, माउथ में, एंड सेकंड डाइजेशन का अमल पेट में हो रहा होता है। और अगर हम मेन मेन जगह देखें कहाँ पर डाइजेशन हो रही है, तो सबसे पहली जगह, सबसे पहली मेन जगह जहाँ पर डाइजेशन हो रही होती है वो हमारे पास स्टमक है। अब स्टमक में पहले डाइजेशन का अमल होता है। अब जब स्टमक में डाइजेशन सही नहीं हुई तो आगे फिर डाइजेशन होके जो खाना जाना है उससे ह्यूमर्स भी सही नहीं बनने और न्यूट्रिशन भी सही नहीं होनी। तो जब हम माजून फ़िलासफ़ा खाते हैं उसमें जो जिंजर होता है वो डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, डाइजेशन को डाइजेस्टिव जो सिक्रीशंस हैं उनको स्टिमुलेट करता है। और जब ये स्टिमुलेट होती हैं खाना सही से डाइजेस्ट होता है, खाना सही से ह्यूमर्स में कन्वर्ट होता है, आगे सही न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और इस तरह पूरी बॉडी में फैल के सही न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए माजून फ़िलासफ़ा में इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये ब्रेन को इस तरह स्टिमुलेट कर रहा होता है। उसके अलावा जो लबूब हैं, जितने भी लबूब हैं, लबूब कबीर है, लबूब सगीर है, लबूब बारिद है, लबूब असरार है, ये सारे लबूब के कह लें कि टाइप्स हैं। और ये हमारे पास आ जाते हैं जो एफ्रोडाइजिक मेडिसिन हैं उनमें आ जाता है। ये सारी एफ्रोडाइजिक मेडिसिन में आ जाते हैं लबूब, कबीर, बारिद, सगीर, असरार, ये उसमें आ जाता है। ये वैसे तो इनका मेन फंक्शन तो होता है हमारे पास एफ्रोडाइजिक, जितने भी लबूब हैं, मगर इन सारे लबूब के अंदर जिंजर का इस्तेमाल किया जाता है। और जिंजर का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि ये इनमें डाइजेशन के अमल को प्रॉपर करता है, डाइजेशन से खुराक सही हजम होती है, ह्यूमर सही कन्वर्ट होते हैं, और ह्यूमर जब सही बनेंगे आगे न्यूट्रिशन सही पहुंचेगी, और फिर इसी तरह बॉडी जो है वो सही तरीके से न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर पाएगी, उससे सही फ़ायदा उसे हो पाएगा। इसीलिए इसको लबूब जो जितने भी मैंने आपके पास टाइप्स लिखे हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा माजून अदरक, इसको तो हमने पीछे डिस्कस कर लिया। उसके अलावा इसको फेस के जो सीरम्स हैं उसमें भी कह लें कि इस्तेमाल किया जाता है, फेस सीरम्स में, कि ये बॉडी के जो अगर इसको सुपरफिशियली अप्लाई किया जाए तो अगर एक कह लें कि मेजरेबल क्वांटिटी में इसको फेस पे लगाया जाए तो ये इरिटेशन कॉज नहीं करता और ये ब्लड फ्लो को स्टिमुलेट करता है फेस के ऊपर। इसीलिए इसको क्या लें कि फेस पर भी लोकली अप्लाई किया जाता है और इसको सीरम्स में भी अप्लाई किया जाता है। सीरम्स में अप्लाई करना क्या लें ज़्यादा बेहतर तरीका है, क्योंकि उससे क्या होता है, एक सीरम में हमारे पास डिफरेंट और भी हर्ब्स होती हैं, डिफरेंट ऑयल्स होते हैं, तो वो ऑयल्स क्या करते हैं, उसके जो इरिटेटिंग अफेक्ट है
उसको रिड्यूस कर देते हैं, उसको कम कर देते हैं, एंड फिर जब हम उसको फेस पे लगाते हैं तो इतना अफेक्ट नहीं पड़ता है सच। ये हमारे पास मैंने आपके सामने जो सीरम मैंने खुद भी इसको ट्राई किया, बनाया है, उसकी फॉर्मुलेशन लिखी है। इसको इसके अंदर हमने जो जंजीबील लिखा है, अगर आप देखें इसमें बिल्कुल कम लिखा है, 5 ग्राम जंजीबील है और इसी तरह 5 ग्राम्स हमारे पास ब्लैक पेपर है। ये दोनों हमारे पास इरिटेंट हैं और इसीलिए हम इनकी कितनी क्वांटिटी इस्तेमाल कर रहे हैं, 5 ग्राम्स इस्तेमाल कर रहे हैं इस फेस सीरम में। उसके साथ हमने जो लेमन ड्रॉप्स ऐड किए हैं, लेमन ऑयल के, रोजमेरी ऑयल के, तो ये क्या करती हैं, उसकी एक जो इरिटेंट क्वालिटी है उसको रिड्यूस कर देती हैं। उसके अलावा इसको वाटर में ऐड किया जाता है, इसको कुक किया जाता है इन हर्ब्स के साथ, तो इसकी जो एक अफेक्ट है वो रिड्यूस हो जाता है। एक इसका जो अफेक्ट है वो रिड्यूस हो जाता है, एक इरिटेटिंग अफेक्ट। उसके अलावा इसको स्किन मास्क के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। मतलब मैंने आपको बताया कि जो जिंजर है उसको हम अगर एक कह लें कि स्मॉल क्वांटिटी पे अपने फेस पे लगाएं तो उससे हमारे जो स्किन है उस पे ऐसा इतनी इरिटेशन नहीं होती है। जिस तरह पीछे जो फेस सीरम था उसकी फॉर्मुलेशन में मैंने आपको बताया था। स्किन मास्क में हम इसको किस तरह इस्तेमाल करवाते हैं कि ये जो हर्ब्स लिखी हैं इनका जो क्वांटिटी है जो पीछे लिखी हुई है, तकरीबन उतनी ही क्वांटिटी हमने इन्हीं हर्ब्स की लेनी है, और फिर इनका पाउडर बना लेना है। पाउडर बना के इसके अंदर जो लेमन ऑयल है और रोजमेरी ऑयल है वो उतनी ही क्वांटिटी ऐड करनी है, 20 ड्रॉप्स, 10 ड्रॉप्स। उसके साथ हमने नीम ऑयल भी इसके अंदर 10 ड्रॉप्स ऐड कर लेना। उसके बाद जब हम इसकी ग्राइंड करेंगे, ग्राइंड करने से फिर क्या होगा, इसके अंदर एक कूलिंग इफेक्ट भी आ जाएगा और इसकी जो इरिटेंट इफेक्ट है वो भी हमारे पास कम हो जाएगा। फिर हम इसका वाटर के अंदर पेस्ट बनाएंगे या जो हनी है उसके अंदर पेस्ट बनाएंगे और फिर वो फेस पर अप्लाई करते हैं। और ये मैंने खुद भी इस्तेमाल किया हुआ है, ये स्किन सीरम और स्किन मास्क मैंने खुद भी बनाया, खुद इस्तेमाल भी किया और इसका वाकई इफेक्ट मिलता है। जब मैंने खुद बनाया था ना, ये मैंने इसमें हर्ब्स वगैरह डाली, जिंजर, और ये कह लें कि हमारे क्लिनिक में फॉर्मुलेशन पड़ी होती है ना, मैंने इसकी एक रेसिपी देखी थी बुक्स में से, तो मैंने सोचा इसको इस्तेमाल करते हैं। मैंने जब ये फॉर्मुलेशन पूरी बनाई ना, मैंने देखा जिंजर है इसमें, ब्लैक पेपर है, ये तो मेरे चेहरे को एक तरह से इरिटेट कर देगा। तो मेरे अंदर भी ये ख्याल आता है, मगर जब मैंने खुद अप्लाई किया, मैंने इसको 5 मिनट तक अप्लाई करके रखा पानी के साथ, मतलब ये पाउडर बन गया था। पाउडर बनने के बाद मैंने इसमें जो असेंशियल ऑयल्स थे वो डाले। उसके बाद दोबारा इसको ग्राइंड किया, फिर दोबारा ग्राइंड करके जब मैंने इसको एक प्लेट में डाला, मैंने 1 चम्मच इस स्किन मास्क का लिया। उसके साथ फिर मैंने वाटर को डाला, एक पेस्ट बन गया, तो मैंने सीधा डायरेक्टली अपने फेस पर अप्लाई कर दिया कि चलें देखते हैं क्या होता है, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। मैंने अपने फेस पर अप्लाई किया और इसका जो इरिटेंट इफेक्ट था वो नहीं मिला, मुझे बिल्कुल भी नहीं मिला। इनिशियली इसका अफेक्ट था, मतलब इनिशियली जब मैंने लगाया तो एक कह लें कि कूलिंग और एक थोड़ा इरिटेटिंग इफेक्ट था, मगर वो बाद में, क्योंकि मैंने बताया कि ये क्या करता है, नर्वस सिस्टम को भी काम करता है। ये एक इरिटेंट इफेक्ट देता है इनिशियली, मगर बाद में ये कामिंग इफेक्ट की तरफ चले जाता है। ये नर्वस सिस्टम को एक हाइपर एक्टिव स्टेट में ले जाता है, फिर काम कर देता है नर्वस सिस्टम को। उससे फिर वो अफेक्ट कह लें इरिटेटिंग इफेक्ट चेहरे पे नहीं आया। मैंने 5 मिनट लगाया, उसके बाद मैंने अपने चेहरे को धोया तो उससे वो एक रेडनेस जो थी वो भी आ गई, एंड जो इरिटेटिंग इफेक्ट था वो भी उसका बाद में नहीं रहा। उससे जो एक एक्सफोलिएंट इफेक्ट था वो आया था, मेन एक्सफोलिएंट इफेक्ट, और रेडनेस जो थी चेहरे पर वो आई थी। तो इसको एज अ एक्सफोलिएंट हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस फॉर्मुलेशन को। उसके साथ साथ इसका जो कोरिजेंट है या इसका जो टिनेडियम है, कोरिजेंट हम कहते हैं मुसले को, कि जिसके साथ हम एक चीज़ ऐड करें तो वो उसकी इस्लाह कर दे, उसके अंदर कुछ चीज़ें ख़राब हैं उसको वो ठीक कर दे। तो इसमें हम हनी ऐड कर सकते हैं एज अ कोरिजेंट, जो इसकी इस्लाह करेगा, जो इसकी पावर को इंक्रीज़ करेगा, जो इसको और ज़्यादा कह लें कि स्ट्रॉन्ग बना देगा, पोर्टेंट बना देगा। उसके साथ साथ इसके मुतबादिल में हम मतलब इसका जो टिनेडियम है इसका मुतबादिल है वो हम गार्लिक कंज्यूम कर सकते हैं। गार्लिक का भी कह लें कि सेम एक्शंस ही हैं तकरीबन, और सेम कह लें कि इसका बॉडी पर एक्शन है, बॉडी की हीट इंक्रीज करता है, तो इसीलिए हम इसको एज अ टिनेडियम इस्तेमाल कर सकते हैं।
अगर हम इसकी क्वांटिटी देखें, क्योंकि क्वांटिटी सबसे ज़्यादा मैटर करती है फॉर्मुलेशंस में, और डोजेज जो है वो हमने बहुत एहतियात से देनी होती है पेशेंट को। किसी भी हर्ब के अंदर, चाहे वो एक डिग्री 1 की हर्ब हो या डिग्री 4 की हर्ब हो। डिग्री 1 की हर्ब मतलब इतनी ज़्यादा पोटेंट ना हो, और डिग्री 4 की हर्ब मतलब बहुत ज़्यादा पोटेंट हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट हो। इसमें डोजेज जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। डोजेज को हम थेराप्यूटिक विंडो भी बोलते हैं, कि ये वो विंडो है, वो एक खिड़की है जिसके अंदर अगर हम हर्ब देंगे तो हमें उसका थेराप्यूटिक इफेक्ट मिलेगा। अगर इससे कम देंगे तो बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं शो होगा। अगर इससे ज़्यादा देंगे तो इफेक्ट जो है वो फिर एडवर्स इफेक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, वो फिर इसका कोई थेराप्यूटिक इफेक्ट नहीं रहेगा। तो जो अडल्ट मेल्स हैं उनमें हम 500 mg to 1000 mg ये कंज्यूम करवाते हैं। बच्चों में बिल्कुल भी नहीं ये देते, ख़ास तौर पे जो छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि उनकी जो जीआईटी है वो एक तो कह लें कि इतनी ज़्यादा इरिटेशन को नहीं बर्दाश्त कर सकती, इसीलिए हम उसमें नहीं इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इसको हम अडल्ट्स में 500 mg to 1000 mg कंज्यूम करवा सकते हैं। कुछ पेशेंट्स में हम 1000 mg से भी ज़्यादा कंज्यूम करवाते हैं। वो फिर हमारे पास कुछ स्पेशल केसेस आ जाते हैं, जिस तरह ओल्ड एज लोग हैं, जिस तरह जिनको जीआईटी प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं, उनके अंदर या ब्लोटिंग वगैरह जिनको ज़्यादा होती है, उनके अंदर फिर हम इसकी क्वांटिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं। जो ड्राई पेशेंट्स हैं या हॉट एंड ड्राई पेशेंट्स हैं उनमें हम इसकी क्वांटिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं। मगर जो नॉर्मल एडल्ट की डोजेज है वो 500 mg से 1000 mg तक है। उसके अलावा अगर हम इसके एडवर्स इफेक्ट्स देखें, तो अगर हम इसको ज़्यादा कंज्यूम कर लें या ज़्यादा लोकली अप्लाई कर लें, तो सबसे पहला इफेक्ट जो आएगा वो इरिटेशन का है। ये बहुत जल्दी बॉडी के अंदर इरिटेशन कॉज कर लेता है। चाहे इसको लोकली अप्लाई किया जाए, लोकली भी अप्लाई किया जाएगा तो ये इरिटेशन कॉज करवा देता है। और इरिटेशन जो है इसका मेन एडवर्स इफेक्ट है। उसके अलावा इस इसका जो दूसरा एडवर्स इफेक्ट है कि अगर हम इसको ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो ये बॉडी की हीट जो है उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है, और बॉडी को जल्दी मतलब जल्दी एग्जॉस्ट कर देता है, फ्लूइड से एग्जॉस्ट कर देता है, बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट इंक्रीज कर देता है, एक्सक्रीशन के अमल को इंक्रीज कर देता है। इसीलिए हम इसको गर्मियों में कंज्यूम नहीं करवाते पेशेंट्स में। सर्दियों में ही इसको ज़्यादातर पेशेंट्स को दिया जाता है, क्योंकि ख़ास तौर पे पाकिस्तान में क्योंकि हीट ज़्यादा होती है, इसीलिए जिंजर को ज़्यादा कंज्यूम नहीं किया जाता हॉट समर्स में। उसके अलावा क्योंकि इसकी एक इरिटेटिंग एबिलिटी है, ये इरिटेशन कॉज करता है इनिशियली, इसीलिए इसको हम थ्रोट की इन्फ्लेमेशन में, इसोफेजियल इन्फ्लेमेशन में इस्तेमाल नहीं करवाते। इसकी मेन रीज़न ये है कि अगर हम इन्फ्लामेशन के ऊपर कोई इरिटेंट गिरा देंगे तो वो इन्फ्लामेशन को इंक्रीज कर देगा, वो इन्फ्लामेशन को और ज़्यादा भड़का देगा। क्योंकि इन्फ्लामेशन वाली जगह पे क्या होता है, आगे ही ब्लड फ्लो इंक्रीज हुआ होता है, आगे ही उस पर एक इन्फ्लामेशन कह लें कि इन्फ्लेमेशन की वजह से रेडनेस होती है, एक ब्लड फ्लो इंक्रीज हुआ होता है। तो जब हम उस पर इरिटेंट गिराएंगे तो वो उस एक्टिविटी को और इंक्रीज कर देगा, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन और इंक्रीज हो जाएगी, और स्ट्रांग हो जाएगी, और जो हीट है वो और इंक्रीज हो जाएगी। इसीलिए हम इसको थ्रोट इन्फ्लेमेशन में, टॉन्सिलाइटिस में, उसके अलावा जो इन्फ्लेमेशन है हमारे पास एसोफेजियल, उसमें इसका इस्तेमाल नहीं करवाते हैं। इसके अलावा कोई और नॉन इरिटेंट जीआईटी फ्रेंडली हर्ब्स जो हैं उनका इस्तेमाल करवाया जाता है इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए और हील करने के लिए। तो ये था आज के हमारे इस लेक्चर में, जिसमें हमने जिंजर का एक ब्रीफ कह लें कि डिस्कशन पढ़ी, और ब्रीफली डिस्कस किया कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, टेम्परामेंटल एक्शन क्या है, कंपाउंड एंड सिंगल यूज़ क्या है, और इसका ओवरऑल टेनेडियम और कोरिजेंट क्या होता है, और ओवरऑल अफेक्ट क्या है। तो ये था आज के हमारे लेक्चर में। बाकी अगर आपके अभी कोई क्वेश्चन है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। एक मिनट में चैट खोल लूँ। लबूब का रिव्यूज़ कर दें। हाँ, लबूब जो है वो कह लें कि इसके दो मेन कह लें फंक्शंस होते हैं। सबसे पहले ये एक टर्म होती है हमारे पास यूनानी मेडिसिन में, कुव्वत बा। कुव्वत बा कहते हैं, जो
हमारे पास सेक्सुअल एनर्जी है उसको इम्प्रूव करने वाली, उसको इंक्रीज करने वाली। तो जो लबूब है, ये तीनों लबूब, ये चारों लबूब, लबूब असरार, लबूब सगीर, लबूब कबीर और लबूब बारिद, ये चारों के अंदर जंजबील का इस्तेमाल किया जाता है, और ये चारों हमारे पास कुव्वत बा को इंक्रीज कर रहे होते हैं, मतलब सेक्सुअल जो एनर्जी होता है उसको इंक्रीज कर रहे होते हैं। सेकेंडली, ये जो है हमारे पास, क्योंकि इसमें जंजीबील है, तो ये जो स्टमक है उसकी डाइजेशन के अमल को, डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज को इंक्रीज कर रहे होते हैं, इम्प्रूव कर रहे होते हैं, हीट को इंक्रीज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से डाइजेशन इंप्रूव होती है। डाइजेशन इंप्रूव होती है, ह्यूमर सही बनते हैं, ह्यूमर सही बनते हैं, ह्यूमर आगे नरिशमेंट ऑर्गन्स को सही देते हैं, उससे ऑर्गन सही फंक्शन करते हैं और बॉडी जो है फिर आगे सही फंक्शन कर रही होती है। तो ये कह लें कि लबूब है, उसके फंक्शंस और उसके अंदर किस तरह जंजीबील को इनकॉर्पोरेट किया जाता है। कौन सी स्किन टाइप के लिए बेहतर है? स्किन टाइप के लिए कौन सी बेहतर है? जो फेस सीरम बताया है वो हमारे पास कह लें कि जो सेंसिटिव स्किन्स हैं वो नहीं इस्तेमाल कर सकती हैं, और इसी तरह जो हमारे पास जो फेस मास्क है वो भी जो सेंसिटिव स्किन वाले लोग हैं वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपने मास्क यूज़ किया, आपको क्या बेनिफिट हुआ? बताया मैंने आपको, मैंने जब मास्क इस्तेमाल किया, एक चेहरे पर रेडनेस थी। आई थिंक मेरे पास तस्वीर भी शायद पड़ी हो, अगर मेरे पास पड़ी होगी मैं आपको सेंड करूँगा। ये मैंने अप्लाई किया था तकरीबन पिछले साल फरवरी में। मैंने ये बनाया था ऊपर अपने, जो हमारे पास लैब था, एक छोटा सा मिनी लैब, मैंने अपनी कह लें कि जो क्लिनिक है उसमें बनाया हुआ था। वहाँ पर मैंने फॉर्मुलेशन बनाई थी पूरी, और फिर मैंने खुद ही अप्लाई किया अपने चेहरे पर। उससे एक रेडनेस आई चेहरे पे, और उसके साथ जो एक्सफोलिएंट इफेक्ट था वो मिला था, मतलब जो चेहरे पर एक्सेस ऑयल था वो सारा रिमूव हो गया था। एंड जो सीरम की क्वांटिटी बताई आपने वो एक बोतल के लिए है? नहीं नहीं, एक बोतल नहीं, ये इससे तकरीबन पूरा बैच बन जाएगा, 16-17 बोतल्स बन जाएंगी 30 ml वाली, 1 ounce वाली। ये तो एक पूरी फॉर्मुलेशन बताई है। ये आगे फिर सीरम बनाने का भी प्रॉपर एक स्टेप होता है। ये जो आपको फॉर्मुलेशन लिखवाई है ना, ये ट्रेडिशनल तरीका जो है ना सीरम बनाने का, कि उसके अंदर हम कोई कह लें इमल्सीफायर ऐड करेंगे, डिफरेंट सब्सटेंसेस ऐड करेंगे, ये वैसा तरीका नहीं है, ये थोड़ा डिफरेंट है। और ये सीरम जो है ये बगैर इन किसी स्ट्रॉन्ग इमल्सीफायर के भी तैयार हो जाता है। तो इसका थोड़ा तरीका डिफरेंट है। बाकी जो ये फॉर्मुलेशन आपको लिखवाई गई है ये 16 to 17 बॉटल्स के लिए, 1 ounce बॉटल्स। बाकी आज के लेक्चर की समझ आई है आपको? चलें ठीक है, आज का लेक्चर फिर एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।